नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल में मैं परमिला टनन आप सबका स्वागत करती हूँ और मेरे साथ गौतम गुप्ता जी। नमस्कार गौतम जी। नमस्कार परमिला जी। स्वागत है आपका P24 न्यूज मीडिया चैनल में। और क्योंकि आपके पास पुराना अपना एक एक्सपीरियंस है, आप एक्स मेयर रह चुके हैं विंडम सिटी काउंसिल से मेलबर्न में, तो हम आज समझेंगे आपसे ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स की ABCD। तो कुछ बताएंगे आप इसके ऊपर? पहले तो मुझे भी कुछ खास नहीं पता क्योंकि मेरा जो अच्छी पकड़ है वो इंडियन पॉलिटिक्स में तो है। आज मैं भी आपसे सीखना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बताइए। इन जनरल इंडिया में जो पॉलिटिक्स हमें समझ आती है जी कि वो एक मेजर पार्टी रही है बहुत सालों से, कांग्रेस जी, एंड सारी पार्टीज उसके अगेंस्ट रही हैं जी। तो अब इन ए सेंस इंडिया में भी दो पार्टी सिस्टम हो गया है कि आपके एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, एंड देन छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज हैं जो या इधर चली जाएंगी या उधर चली जाएंगी। कुछ नेशनल है, कुछ रीजनल्स है। करेक्ट जी। और पार्टी स्टेट गवर्नमेंट वो बनाएगी जिसके पास छोटी छोटी पार्टियों की सपोर्ट हो, बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो जी। राइट, अभी आज की सिनेरियो जी। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिशनली, जब मैं तो 25 साल पहले आया था, दो पार्टीज होती थी, लेबर लिबरल। कभी लेबर गवर्नमेंट बनाती थी, कभी लिबरल गवर्नमेंट बना रही थी जी। थर्ड पार्टी बहुत ही छोटी होती थी, ग्रीन्स पार्टी होती थी जिनके पास 7-8% वोट्स थे। अच्छा जी। डेमोक्रेट्स थी और ऐसी छोटी छोटी पार्टी थी जिनके पास 2 या 3% से कम वोट होते थे। अच्छा। तो कोई मायने नहीं रखते थे। तो सारी की सारी थर्ड फ्रंट मिलके 10% से कम होता था। 25 साल में बहुत चेंज हो गया। दो पार्टी तो अभी भी हैं, लेकिन जो थर्ड फ्रंट है उनका वोट शेयर 25% से ज्यादा इंक्रीज हो गया ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ये कैसे हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया बन गया पॉलिटिक्स का। मुझे तो बहुत सारी चीजें इंडिया वाली नजर आ रही हैं और बनता जा रहा है ऐसा जी। पिछली बार क्या हुआ कि ग्रीन्स के वोट शेयर बहुत ज्यादा हो गया, 12% से ज्यादा तो ग्रीन्स का ही वोट शेयर हो गया। ओके। फिर इंडिपेंडेंट्स जीतने शुरू हो गए जी ऑस्ट्रेलिया में। ओके। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट्स ने मिलके पार्टी बना ली, टील पार्टी। कौन सी पार्टी? टील पार्टी, TEAL। ओके। तो एक टील कलर से उन्होंने जोड़ लिया कि जी ना हम रेड है ना ब्लू है, दोनों का मिक्सचर है। ओके। ग्रीन ब्लू रेड मिलके टील पार्टी बन गई। राइट। तो वो इंडिपेंडेंट ने बैंड होके बना लिया, उनके पास भी 8-10% वोट आ गए। ओके। अभी मैं आपको एक सिनेरियो इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक बहुत ही सेफ सीट है लिबरल की, ट्रेडिशनली सेफ सीट थी, इसको कहते हैं गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन इज यहाँ की लिबरल पार्टी, मतलब समझिए एलीट पार्टी है, जो ब्लू रिबन पार्टी है जी, उनकी ब्लू रिबन सीट। राइट। वो इंडिपेंडेंट जीत गया। ओके। इस साल जब इलेक्शन हो रहा है तो उस इंडिपेंडेंट ने $1.6 मिलियन रेज किया। $1.6 मिलियन? वाओ। अभी एक महीने पहले। क्या बात है। 10 दिन के कैंपेन में उस इंडिपेंडेंट ने 1.6 मिलियन रेज कर लिया। तो ये बिल्कुल जैसे कि कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो कर रहे हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। बहुत। अभी एक और रीजनल में आप देख लीजिए, रीजनल ऑस्ट्रेलिया में तो डैन टीहान की सीट थी। डैन टीहान अगेन लिबरल पार्टी का नेशनल लीडर है। ओके। उसकी सीट में इंडिपेंडेंट को, जो एक कॉमेडियन है, हाँ, उसने उससे 4 गुना ज्यादा फंड रेज कर लिए। मुझे लगता है कॉमेडियंस का फ्यूचर बहुत अच्छा जा रहा है पॉलिटिक्स में। पंजाब से बड़ा कुछ सीख रहे हैं लोग। नहीं, पंजाब नहीं, मतलब वो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो भी कॉमेडियन ही थे। तो काफी इंस्पिरेशन हो रहा है, मिल रहा है लोगों को कि जो कॉमेडी की फील्ड है वो ऐसे कॉमेडियन, उसको जस्ट ऐसे कॉमेडियन ना ले, है ना। बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये लोग। हाँ, ये लोग मुद्दे की बात उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो लोग कैसे देख रहे हैं कि यार पूरी पॉलिटिक्स ही मजाक बन चुकी है। पॉलिटिशियन की बात पे तो भरोसा कर नहीं सकते, कम से कम हंसी मजाक ही हो जाए। एंटरटेनमेंट करना था ना, इसने कुछ है ना उसने कुछ है, और कुछ नहीं, कम से कम थोड़ा एंटरटेनमेंट ही हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। पॉलिटिशियन जैसी स्टेटमेंट्स देते हैं, जो हरकतें कर रहे हैं आजकल ऑस्ट्रेलिया में तो स्पेशली, वो ऐसा ही बनता जा रहा है। अगर आप दोनों पार्टी के अनाउंसमेंट्स देखेंगे, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया एक वेस्टर्न कंट्री से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राइट। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दोनों पार्टीज बात नहीं कर रही, नॉलेज नेशन की दोनों पार्टीज बात नहीं कर रही, नॉलेज इकोनॉमी की कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पे भी वही बातें चल रही हैं जो किसी एक आम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बात चलती है। ओके। तो ये जो मतलब मुझे लगता है ये जो इस समय फैंसी माहौल है ऑस्ट्रेलिया का, ये बाय चांस बन गया ब्रिटिशर्स की वजह से, लेके जाएगा फ्यूचर में? आपको क्या लगता है जो वजह से बन गया होगा? मुझे ऐसा लगता है वेस्टर्न इकोनॉमी ना नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। वेस्टर्न इकोनॉमी इज बेस्ड कि आपकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो,
नॉलेज में एडवांसमेंट हो, और नॉलेज वर्कर्स ने ही इकोनॉमी बिल्ड की है जी। आप अमेरिका देखिए, कोई भी यूरोपियन कंट्री देखिए, उनकी जो आउटपुट है दैट इज बेस्ड ऑन R&D, राइट। टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तो सारी रिसर्च आप हाथ पे गिन सकते हैं, राइट। बिल्कुल। हम तो माइनिंग फार्मिंग टाउन है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी अभी भी है कि जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास यूनिवर्सिटीज का, कि उसके अंदर हम वर्ल्ड क्लास रिसर्च करें और उसको कुछ वी बिकम वेरी प्रोडक्टिव। जैसे कॉकलियर ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट है जी, सक्सेस तो मिली है ऑस्ट्रेलिया को, और उसको पूरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाए, राइट। आप देखिए जर्मनी में हियरिंग इंडस्ट्री जर्मनी की भी बहुत बड़ी है, बट सीमेंस कंपनी जो है वो जर्मन की है, जो 1 लाख लोग एम्प्लॉय करती है। कॉकलियर ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे 2000 लोग नहीं है उसमें, बिल्कुल जी। और सीमेंस जैसी कंपनी कॉकलियर की टेक्नोलॉजी यूज करती है, राइट, बट कॉकलियर इंडस्ट्री नहीं बना पाया उस लेवल पे। इसका क्या रीजन समझते हैं आप? आई डोंट नो, मे बी एक ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है, बहुत लेड बैक है, रिलैक्स्ड है कि ठीक है ना, माइनिंग फार्मिंग से पैसे आ रहे हैं, इतना ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लैंड बहुत ज्यादा है, तो इकोनॉमी तो अच्छी है ये, चाहे माइनिंग से ही सही। बिल्कुल। मुझे एक और रीजन ये लगता है कि यहाँ पे जो लेबर पेरोल होता है, जो लेबर्स को दिया जाता है, उनको काफी ज्यादा होने की वजह से भी एक रीजन है कि ये लोग ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ा नहीं पाते हैं। मैं इस चीज को आई डोंट एग्री विद दैट। ओके। आप ये देखिए कि जर्मनी में एवरेज वेज एम्प्लॉइज का यहाँ से ज्यादा है, राइट। लेबर का भी यहाँ से ज्यादा है। वो तो फिर भी BMW बना पा रहे हैं, बिल्कुल, वो तो मर्सिडीज बना पा रहे हैं। लेकिन उनका तो बेस ही शुरू से ये था ना, टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया का इतनी मजबूती तो हम भी, that's what I'm saying, हम एशियनाइजेशन क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी अभी तक कैचअप नहीं कर पाए, वो हम बना नहीं पाए। तो एक हम कैसे मुकाबला करेंगे इस चेंजिंग वर्ल्ड में, जहाँ पे AI की वजह से टेक्नोलॉजी और सेंटर स्टेज होगी, राइट। तो हम वेयर डू वी स्टैंड इन दैट? सो मुझे ऐसा लगता है कि that's a missed opportunity from our point of view. Okay. First world country, first world infrastructure. जब सब कुछ है आपके पास, तो आप लोगों को रिस्पेक्ट कीजिए। बिल्कुल। देखिए जब इंडियंस आ रहे हैं तो हमें एक इंडियन में CEO नजर आता है जब वो अमेरिका जाता है, जब वो सिंगापुर जाता है तो हमको एक टेक्नोक्रेट और एक हाई अचीवर नजर आता है जी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है, यहाँ पे तो हमने बहुत कम CEOs देखे हैं। यहाँ पे जितने इंडियन CEO हैं वो इंडियन कंपनीज में है जो इंडिया से आई हैं, उन्हीं के CEO हैं। CEO एग्जैक्टली, नॉट इन द ऑस्ट्रेलियन कंपनीज। करेक्ट। तो जब ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं होगी, जब तक हमारे लिए एक सीलिंग है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कलर, एक्सेंट या नेम के साथ नहीं टैग है आपके पर, हाँ, आपको एक लिमिट है, राइट, आप उसके आगे नहीं जा सकते। आप रेसिज्म पे ही बात कर लो, आप डाइवर्सिटी की बात कर लो, आप क्रिकेट की बात करो, आप करी की बात करो, तो व्हाट इज दिस? हम मेन स्ट्रीम यहाँ के डॉक्टर जो इंडिया से आते हैं, आप उनको डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस नहीं करने देते। मैं यहाँ पे IIM के लोग जानता हूँ, IIT इंडिया से जो आते हैं, उनको वो रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती जो यूरोप में मिल रही है, जो US में मिल रही है। वो तो हमारी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज है ना, राइट। अब ये इलेक्शन का टाइम है, तो ये तो अच्छा टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो गौतम जी, अब आप, क्योंकि आपने रेसिज्म की भी बात की है यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली जो अभी थोड़े से इलेक्शंस हुए थे, मेरे ख्याल से वो काउंसिल वाले इलेक्शंस हुए थे, जिसमें हमारे बहुत सारे इंडियन बैकग्राउंड के लोग भी खड़े थे, तो उसमें से भी मेरे को 3 या 4 जीत कर ही सामने आए हैं। तो अभी जो ये वाले करंट इलेक्शंस हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है, जो हमारे जो इंडियन बैकग्राउंड के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, खड़े होते हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या उनको सपोर्ट मिलती है, क्या उनको भी रेसिज्म फेस करना पड़ता है? देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये। हाँ। पहली बात तो मुझे नहीं लगता किसी इंडियन को सेफ सीट दी गई है। सेफ सीट का मतलब यह है कि जैसे एक सीट लेबर की है, ये एक सीट लिबरल की है, सेफ सीट है, या अपर हाउस की सीट है, जैसे राज्यसभा जिसको बोलते हैं इंडिया में कंपैरेटिवली। तो अब जिसको सीट नहीं मिलती, जो लोअर लोकसभा में नहीं जीतता, तो उसको राज्यसभा में भेज देते हैं कि हमें चाहिए डाइवर्सिटी, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ऐसा कितना है यहाँ पे? अभी तक तो नहीं हुआ बहुत ज्यादा, राइट। और परसेंटेज वाइज आई थिंक हमारे 3 से 5 पॉलिटिशियन होने चाहिए थे फेडरल लेवल पे, राइट। अगर हम कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन देखें, हम जैसे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 25 मिलियन है, जिसमें 1 मिलियन इंडियन है, ओके, ठीक है।
तो 1 मिलियन के हिसाब से आप समझे कि तकरीबन 4% हुए, तो 4% पॉलिटिशियन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, राइट। अगर फेयर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें, हाँ जी, वो तो नहीं है, राइट। अब वो रेसिज्म की वजह से है, वो हमारी अपनी कैपेबिलिटी की वजह से है, कुछ तो हमारी भी गलती है। इज्जत लेने के लिए इज्जत देनी भी पड़ेगी, इज्जत समझना भी पड़ेगा। बिल्कुल, जब हम एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे तो दूसरा कैसे देगा हमें। एक और चीज कहती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे की जड़ें खुद ही काट रहे होते हैं। कुछ हद तक ये भी है, क्योंकि हमें यहाँ पे कहना कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से नहीं आए, हाँ जी, ग्राउंड पे आपने पॉलिटिक्स नहीं की। अब क्या हुआ कि आपने कोई किसी भी तरह से कोई बिजनेस कर रहा है, कोई टीचर है, किसी की कोई दुकान है, बोर हो गया बैठे बैठे, उसने बोला कि चलो मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ, और 2-4 इवेंट्स करवाए और प्रोग्राम्स करवाए और फिर उसमें आ गए पॉलिटिक्स। या फिर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहकावे में आ गए, किसी ने बोल दिया कि जी अरे नेता तो तुम ही हो, राइट। 100 वोट नहीं मिली, घर की 4 वोट नहीं मिली। इंडिया में चल जाता है, पर ऑस्ट्रेलिया में वो भी नहीं चलता ना। इंडिया में भी होते हैं इंडिपेंडेंट ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन चलो वहां पे पॉपुलेशन इतनी है कि बंदे को 5-50 हजार तो ऐसे ही मिल जाती है कई बार। ऑस्ट्रेलिया में वो भी नहीं मिलती है क्योंकि लिमिटेड इंडियंस है। तो अब उस सिचुएशन में क्या है कि हमें अपनी ही वोटें काटती हैं, उस वजह से क्या है कि जीतना मुश्किल है। फिर अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से देखें, वो इंडियन को वोट क्यों देंगे? बिल्कुल। अगर आप लिबरल की तरफ से देखें, लेबर की तरफ से देखें, कोई वोट कंसोलिडेशन तो है नहीं। या तो ऐसा होना कि आप कम्युनिटी जो है वो कंसोलिडेट कर जाए, तो तब वो वोट देंगे कि ठीक है, हमने जैसे मीरा डिसिल्वा को मिला है, एक वेरबी में जो खड़ी हो रही है कैंडिडेट है, हाँ जी, तो या तो उसके पीछे सारे इंडियन खड़े हो जाएं कि भाई आप रिस्पेक्टिव लेबर लिबरल ग्रीन छोड़ दो, हाँ। इंडियन खड़ी है, हम इसको नंबर 1 या नंबर 2 दे देंगे, और वो बाकी सबको वो होगा नहीं, तो फिर उसको क्यों प्रेफर करेंगे। अच्छा, आप ये देखिए कि उस हिसाब से जो हमें हमारी कम्युनिटी को सीखने की जरूरत है, हमें मुस्लिम कम्युनिटी से सीखने की जरूरत है। चाइनीज तो नहीं, चाइनीज को तो एक्चुअली पॉलिटिक्स नहीं आती ना, बिकॉज वो डेमोक्रेसी से नहीं है, बिल्कुल सही, राइट। तो वो इतने कामयाब नहीं हुए पॉलिटिक्स में उस लेवल पे, जबकि उनकी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है। वो एक अलग केस है जो उनको होना चाहिए, उनकी भी वो भी बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है, बट मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा, जिससे मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी को बहुत सीखना चाहिए, राइट। तो उनका तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मुस्लिम है, फिर नेशनल ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके से एक पॉलिटिशियन का नाम है जिहाद, ओके, तो वो न्यू साउथ वेल्स में इलेक्शन जीत के आए। वो क्या इंडिपेंडेंट थे या किसी पार्टी से खड़े हुए? लेबर पार्टी से, खड़े हुए थे, ओके। लिबरल पार्टी में महरीन फारूकी है, तो मैं आपको ऐसे नाम बता रहा हूँ कि कोई लेबर से है, लिबरल से है, तो उनको इसलिए मिलता है, वोट कंसोलिडेशन है बहुत जबरदस्त, उनके पीछे उनकी कम्युनिटी खड़ी होती है, एक होती है, उनमें यूनिटी होती है, करेक्ट। और वहीं हम इंडियंस में यूनिटी नहीं है। आई वोंट से दैट, वहां पे मैं ये नहीं बोलता कि इंडियन में यूनिटी नहीं है, हमें एक हद तक यूनिटी ऑफ पर्पस नहीं है, यूनिटी ऑफ पर्पस नहीं है, राइट, okay. तो हमारा क्या है कि हम इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा है, बेसिकली हम किसी भी और पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा। जैसे आज अगर मैं अपना कुछ चैरिटी रन कर रहा हूँ या मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, हाँ। आप अपना मीडिया चैनल चला रहे हैं, हाँ जी, आप किसी पे डिपेंडेंट थोड़ी है, बिल्कुल, राइट। हम खुद ही सेल्फ फंडेड कर रहे हैं अपने कामों को, और आपके पास खुद के पास स्किल है, भाई आप अपना ही कैमरा उठा के कहीं पे भी पहुंच जाओगे, बिल्कुल, आपके पास खुद ही स्किल है कि आप मैं वीडियो बनाऊंगी, अपना मैं कंटेंट लिखूंगी, मैं एडिटिंग कर सकती हूँ, ये स्किल बहुत कम कम्युनिटीज के पास है, ओके। तो जब आपके पास स्किल नहीं होता, आप डिपेंडेंट हो जाते हो, जब डिपेंडेंट हो जाते हो, आप कम्युनिटी बनाओगे, राइट, फिर आप 10-20 लोग साथ में लेके चलोगे, अच्छा, राइट। तो ये अच्छा लॉजिक आपने बताया। मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि क्योंकि इंडियंस में बहुत ज्यादा स्किल्स है, हाँ। हमारी कम्युनिटी तो 99% स्किल्ड वर्कफोर्स ही है ना, बिल्कुल सही, सारी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वीजा पे आए हैं, ना तो हम रेफ्यूजी बन के आए हैं, हाँ। ना रेफ्यूजी हैं बाय पर्पस, हम सारे हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं। हमारा तो टैक्सी ड्राइवर भी आप देख लो, आधे MBA करके घूम रहे होंगे, राइट। तो अल्टीमेटली ग्रेजुएशन तो है ही है ना, हमारी इंडिया से भी ग्रेजुएशन, ऑस्ट्रेलिया से भी ग्रेजुएशन, पढ़ लिख कर आए हैं हम लोग, मतलब मेहनत करके परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करते हैं यहाँ पे। तो उसने एक इंडिपेंडेंस क्रिएट कर दी, हाँ। जब उसने इंडिपेंडेंस क्रिएट कर दी, इसका मतलब हम एज ए कम्युनिटी जरूर साथ में आने का कोई पर्पस नहीं बिल्ड हुआ, हाँ। हमारा कोई डिपेंडेंसी ऐसी नहीं है, राइट। तो उनका रीजन है कि वो लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जिस वजह से उनमें यूनिटी पाई जाती है, करेक्ट, ओके। तो अगर आप ये देखें उसको एक, इफ यू लुक एट डिजाइन पर्पस, जैसे कि एक सिविक डिजाइन में हम देखें, तो ग्रीक प्रीसिंक्ट है, ओके, चाइना टाउन है, राइट, हाँ। आपका वो मिडिल ईस्टर्न आपको स्ट्रीट है,
उसमें क्या होता है कि इटालियन स्ट्रीट है तो 50 इटालियन रेस्टोरेंट एक लाइन में है। ओके, हाँ। चाइना टाउन है तो 50 चाइनीज रेस्टोरेंट एक लाइन में है। वहां पे आपके प्रेसिंक्ट बनते हैं, वो बने क्यों थे पहले आप ये समझिए। तो अगर हम प्रेसिंक्ट्स की बात करें, हाँ, तो उससे आपको इंडिकेशन मिलती है कि कम्युनिटीज बनी कैसे। ओके। तो जैसे वियतनामीज आए, हाँ, या चाइनीज आए, या मिडिल ईस्टर्न आए, तो वो उन्होंने क्लस्टर किया एक साथ। अच्छा। जो लैंग्वेज डिपेंडेंसी थी, जो वियतनामीज आ रहा उसको इंग्लिश नहीं आती, ओके, तो उनके पास माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर बनाया गया जिसको वियतनामीज ट्रांसलेशन दी गई। तो लोग जब भी आए वो उसके आसपास सेटल होना शुरू हो गए। ओके, तो वो वियतनामीज क्लस्टर बन गया। अच्छा, राइट। जो आपका फुट्सक्रे से लेकर रिचमंड तक है, राइट, ओके, एज एन एग्जांपल। तो आप इटालियन देखेंगे तो बहुत ऐसा सबब बन गया जहाँ पे इटालियन ज्यादा हो गए। ओके, तो वो 400-500 फैमिलीज आई, उनको लैंग्वेज नहीं आती तो वो साथ में बस गई। इंडियन का ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि इंडियंस की इंग्लिश ठीक इंग्लिश थी। पहले हाँ, ठीक थी, हमें तो अंग्रेज पहले ही सिखा के गए। हम ये नहीं कहते कि हम सुपर हैं, लेकिन हाँ हमें इंग्लिश तो आती है। भाई अंग्रेज पहले ही सिखा के गए, हमने सीखा भी उनसे बहुत अच्छी तरह। एग्जैक्टली, हाँ। और हमें कोई इशू भी नहीं है। हमारे आधे जो लोग यहाँ पे आए हैं वो खुद ही कैथोलिक स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो हम तो बोलते ही कि कॉन्वेंट एजुकेटेड इज बिग डील, हमने तो खुद ही बना रखा है। हमारी कोई डिग्री ही नहीं है इंजीनियरिंग की या मेडिकल की जो नॉन इंग्लिश में हो। हाँ जी। आप हिंदी पंजाबी में तो ग्रेजुएशन ही नहीं कर सकते इंजीनियरिंग की, बिल्कुल। मेडिकल नहीं पढ़ सकते आप, बिल्कुल। तो हमने किताबें इंग्लिश की पढ़ी हैं। हाँ। स्किल्ड माइग्रेंट है, तो यहाँ पे ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं हुआ कि जी मैं तो रमीला जी के साथ ही रहूंगा, मुझे हिंदी नहीं आती। हाँ। तो ये हमारे लिए फायदेमंद भी हुआ और नुकसानमंद भी हुआ। तो फायदा ये है कि हम इंडिपेंडेंट है, नुकसान ये है कि हम फिर साथ में नहीं है। साथ में नहीं है तो पॉलिटिक्स में फर्क पड़ता है। अच्छा। तो आपको सीट कहाँ से दी जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा लॉजिक आपने बताया। मेरे को लगता है कि इससे अच्छा लॉजिक कोई बता नहीं सकता, वही बता सकता है जिसको पॉलिटिक्स का पूरा एक्सपीरियंस हो। 25 साल हो गए जी यहाँ पे। बिल्कुल, आपने सही कहा। इससे लगता है कि आपको 25 साल हो गए और आपकी जो शुरुआत हुई थी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो पॉलिटिक्स से ही हुई थी। तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही था। हाँ जी। तो यहाँ पे इसीलिए मैं चाइनीज का, मैं सॉरी आपने काट रहा हूँ, मैं चाइनीज की बात बताता हूँ। हाँ। चाइनीज का बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है। अच्छा। राइट। चाइनीज के एमपीज बने हैं, वो बने हैं बॉक्स हिल से। अच्छा। तो बॉक्स हिल जो बहुत चाइनीज एरिया है, हाँ। जिसमें चाइनीज डेंसिटी परसेंटेज वाइज ज्यादा है। अच्छा। तो वहां पे आपका डॉनकास्टर, बॉक्स हिल, आपका ब्लैकबर्न का कुछ पोर्शन, माउंट एल्बर्ट, बॉल्विन, ये सब बहुत हाई इंटेंसिटी वो है चाइनीज। हांगकांग, मेनलैंड चाइनीज वो है। तो सेनेटर बिंचन बने वहां से, बहुत पहले। देन ग्लैडिस लियू बनी। प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज को हम शक की नजर से देखते हैं, हम उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। राइट। तो अब फिर वही बात आती है, वो एक स्टेटमेंट वो कुछ भी देते हैं, कुछ भी ऑस्ट्रेलिया या चाइना के बीच में हो गया, अमेरिका चाइना के बीच में हो गया, तो ऑल ऑफ ए सडन चाइनीज कम्युनिटी बैकफुट पे आ जाती है। अच्छा। राइट। वहां से क्या है कि फिर वो सेपरेशन शुरू हो जाता है। पार्टीज भी डरती हैं कि यार कंट्रोवर्सी में ना आ जाए, हमने इनको सीट दे दी, इनको टिकट दें, कल कुछ हो या ना हो हम ऐसे ही फालतू में फंस जाए। अच्छा। तो वो थोड़ी रिलक्टेंस है। तो ये चाइनीज के लिए स्पेशल है, बाकी कम्युनिटीज के लिए नहीं है ऐसा। तो इंडियंस में आपका जो बताने का रीजन है कि इंडियंस के जो इस समय ज्यादा सीट्स हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वो यही है कि एक तो मतलब जो यूनिटी नहीं है इन लोगों के बीच में, जो ये मल्टी स्किल्ड पर्पस नहीं है। यूनिटी तो है। हाँ। देखिए जब इंडियंस पे अटैक हुआ था 2009-10 में, तो सारे इंडियंस एक साथ आ गए थे। अच्छा। राइट। जब कोई मेजर कोई चीज होती है तो इंडियन साथ में आ जाते हैं, क्रिकेट देखने हम साथ में ही जाते हैं। राइट। तो वो यूनिटी ऑफ पर्पस है। लेकिन मैंने ये भी सुनने में पाया है कि जैसे कोई हमारे इंडियन बैकग्राउंड से कोई पॉलिटिक्स में आते हैं तो कई बार कहते हैं कि यहाँ पर भी इंडिया की तरह क्या होता है कि खड़े कर देते हैं, आजकल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े कर देते हैं एक दूसरे की वोट्स तोड़ने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल लेबर्स ने भी उधर से खड़ा कर दिया और लिबरल ने भी कर दिया, और कहीं ना कहीं से एक इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो जाएगा, जिससे वोट्स तो टूट जाती हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि ना तो वोट जीत पाते हैं और ना ही सामने वाला बंदा जीत पाता है। देखिए कुछ हद तक ये बात ठीक है। दूसरा, हमारे कैंडिडेट्स को एफर्ट भी डालना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप कैंडिडेट बन गए हो एक पार्टी से, ऑब्वियसली आपके लिए ऐसे कैंडिडेट खड़े ही होंगे जो आपकी वोट काटने के लिए खड़े हैं। राइट। तो मैं जीता भी हूं, मैं हारा भी हूं इलेक्शन। राइट। तो मैंने दोनों साइड देखी है। अच्छा। समटाइम्स जो एफर्ट की जरूरत है ना, हम वो डालते नहीं। कई बार हमें सामने खड़े होके एक्सपोज करना पड़ता है उन लोगों को कि भाई ये मतलब ये
वोट काटने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल, बताना पड़ता है। वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे पास। तो आज आपका मीडिया आ जाए, हाँ ठीक है, आज तक थोड़ी आएगा हमारी ये बात सुनने। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमें कवर नहीं करेगा, तो हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कैंडिडेट, हमारे जो मेन स्ट्रीम कैंडिडेट्स है, वो बताएंगे कैसे अपनी स्टोरी। बोलो, आपके प्लेटफॉर्म की जरूरत है भाई, हमको लोकल मीडिया की जरूरत है, लोकल मीडिया की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी चैनल्स की, करेक्ट, क्योंकि स्टेट मीडिया गायब है, आपको एज नहीं कवर करेगा। जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, उनके लिए हम मायने ही नहीं रखते, राइट, तो वो हमारा इश्यूज नहीं कवर करेंगे। आज तक एनडीटीवी रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे, वो है नहीं। एनडीटीवी थोड़ी आपकी कैंडिडेट चलाएगा, क्योंकि आपको जीतने के लिए आपका ये और आपके अगेंस्ट में ये है और आपने ये कर रहा है, वो चीज कर रहे हैं। बहुत बड़ा गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। और मैं हर लोकल मीडिया की बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क है। एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे कहना भी चाहती हूँ, थैंक्स, आपने लोकल मीडिया की बात की है। अभी रिसेंटली क्या होता है कि मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ इंडियन पॉलिटिक्स का। जब वहां पे इंडिया में पॉलिटिक्स होती है या इलेक्शंस जब आते हैं, तो वो जितने भी गली कूचों में जो भी चैनल्स होते हैं, वो उन सबको बुलाते हैं, उन सबके साथ मीटिंग करते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे मिसिंग पाई है कि जब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो जो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, वो पता ही नहीं करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सोशल मीडिया चैनल्स हैं या लोकल चैनल्स हैं, लोकल कम्युनिटी चैनल्स हैं। उनको वो बुलाते भी नहीं है, अपनी कॉन्फ्रेंसेस में नहीं बुलाते हैं, जहाँ फिर कुछ भी उनके कैंपेनिंग्स होते हैं, डोर टू डोर नॉकिंग होती है, वो उनको बुलाते भी नहीं है और उनके साथ शेयर नहीं करते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है। तो ये चीज जो आपने बताई है, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि यहाँ पर अप्रोच नहीं करते हैं, लोकल मीडिया का अप्रोच नहीं करते हैं। मैं थोड़ा इसमें डिफर करूंगा, क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिशियन अगर मैं बोलूं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोकल मीडिया आपको कभी नहीं इनवाइट करेगा। आप ये मत सोचिए कि जब तक आप कंट्रोवर्सी में नहीं हो या आप कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं बोलेंगे, उनके लिए आप एक कंट्रोवर्सी से ज्यादा नहीं हो। मीनिंगफुल बात आपसे नहीं पूछेंगे, ना आपकी सुनी जाएगी। लोकल मीडिया मतलब जो यहाँ पे हाई लेवल पे मीडिया है, नहीं, जो ऑजी मीडिया उसी की बात करें, हाँ, ठीक है, वो हाई लेवल पे नहीं है, ऑजी मीडिया, हाँ जी, ऑजी मीडिया, वो किसी भी लेवल पे वो नहीं बात करेगा, बिल्कुल। अब जो एथनिक मीडिया है वो सेल्फ फंडेड है, हाँ, उनको तो कोई फंडिंग नहीं है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे आप कोई हमारे लोकल रेडियो स्टेशन है, वो कैंडिडेट से बहुत पैसे मांगते हैं। अच्छा, वो ये बोलते हैं भाई हम आपको तब प्लेटफॉर्म देंगे जब हम हमें $2000 देंगे, 5000 देंगे। अरे वो बेचारे तो किस, उनको कोई फंडिंग, खुद को फंडिंग नहीं हो रही, तो आपको क्या देंगे? वो उनको यहाँ पे कौन सा कोई, वो थोड़ी कोई 1.5 मिलियन रेस करके बैठे हैं, वो आपको क्यों देंगे? अच्छा, जिसने 1.5 मिलियन रेस कर दिया वो भी आपको पैसे नहीं देगा। हाँ, अब समझिए इस बात, वो फिर बड़े लेवल पे जाएगा। जो एक मेन स्ट्रीम कैंडिडेट है, जो नॉन इंडियन कैंडिडेट है, और नॉन इंडियन मीडिया के पास जाएगा, एग्जैक्टली, राइट, वो इंडियन मीडिया को दे भी देगा $500-700, आप उसके लिए एड रन कर दोगे, उनके लिए उतना ही बहुत है। आज आप ये देखिए कि लेबर लिबरल ने क्या स्मार्ट काम किया, उन्होंने 2-3 मंदिर पकड़े, उनको 5-7-8 मिलियन की अनाउंसमेंट कर दी जी। आपने भी कवर किया ना? बिल्कुल किया, और गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, किया ना आपने कवर? बिल्कुल, हाँ जी। तो 8 मिलियन में कहोगे कवर उनको? और कुछ करने की जरूरत नहीं। आज आप एक इंडियन कैंडिडेट है, आप कैसे मुकाबला करोगे उससे? बिल्कुल नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस कि आप मिलियनेयर या बिलियनेयर ना हो उनके कंपैरिजन में ना। आप हम तो नहीं कर सकते कि हम 10 मिलियन दे देंगे किसी को, हाँ, डोनेशन, राइट। अच्छा, मैं अगर जाके आपने कवर किया कि चर्च को कितना देंगे? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं चर्च को कवर करने नहीं गई। हाँ। आप क्यों नहीं गए? हाँ। आप समझिए मेरी बात को, क्योंकि वो आपका एजेंडा नहीं है, वो आपका मुद्दा नहीं है। मंदिर को कवर करना उनका मुद्दा नहीं है, चाहे चर्च को 100 गुना ज्यादा दियो, आपको नहीं पता, राइट, एग्जैक्टली। लेकिन मंदिर तो हाईलाइट हो गए ना, गुरुद्वारा तो हाईलाइट हो गए, और उनके लिए बहुत सस्ता है। हाँ। हमें ऐसा लगता है 5 मिलियन दे दिया, आप 2 मिलियन दे दिया, 10 मिलियन दे दिया, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। कंट्री का बजट $800-900 बिलियन है, और हम हो सकता है कि हम कम में ही खुश हो गए। सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी, पूरे ऑस्ट्रेलिया की सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी, 87% वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, उस कम्युनिटी को आप 10 मिलियन दे रहे हो, तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान। बिल्कुल, हम उतने में ही खुश हैं, और हम लोग उसमें खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे को 45,000 मिल गया, हमें 1 मिलियन मिल गया मंदिर को या गुरुद्वारे को, हम खुश हो जाते हैं। जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो बंदा $20 में खुश हो जाए उसको 2 लाख नहीं दोगे। बात तो सही है, राइट। जब हमारी कम्युनिटी उससे ज्यादा डिमांड करेगी कि हमारा हक बनता है बिल्कुल टेबल पे बैठने का,
तब बिठाया जाएगा। पर हम लोगों को लगता है हमें इतना मिल गया, हम उसी में बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। उसी में हम लोग बहुत सारी सोशल मीडिया पे बना के उनके फ्लायर्स। तो आप भी तो उसी में है ना? नहीं, मैं बिल्कुल उसमें हूँ। क्यों? बस स्पष्ट बोल रहा हूँ कि आप भी तो उसी कैटेगरी में। आपने ये कब एनालाइज किया है, कंपैरेटिव एनालिसिस की, ओके X% कम्युनिटी को इतना मिला, इतना टैक्स कंट्रीब्यूशन है जी, राइट जी, व्हाट इज द ROI एज ए कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटीज को कितना मिला, उन्होंने ऐसी क्या चीज की कि उनको वो मिला, हमें क्यों नहीं मिला। लेकिन इसमें एक और चीज है, जो हमारे लोकल पॉलिटिशियंस हैं इंडियन बैकग्राउंड से, ये चीजें उनका फर्ज बनता है इस चीजों को, जैसे आप बता रहे हो। सारे पॉलिटिशियन इस तरीके से इन चीजों को हाईलाइट भी तो नहीं करते, वो बताते भी नहीं है। वो ये भी नहीं बताते कि चर्चेस को कितना, जो चर्च है यहाँ पे, चर्च को कितना मिला है या मॉस्क को कितना मिला, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं है। तो वो जुगाड़ करके, अपना देसी तरीका होता है, जुगाड़ करके इधर उधर 2-4% इधर करके 2% उधर करके, बिना एक्सपर्टीज के पहुंच तो गए। अब आगे पता ही नहीं क्या करें, उनको पता नहीं चल रहा कि आगे कैसे इसको आगे बढ़ाना है। खुश कर दिया 2-4 लोगों को, उससे पहुंच गए तो ठीक है जी। तो गौतम जी, बहुत मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग हो रही है मेरे लिए तो। पॉलिटिक्स इतना कुछ है आपके साथ तो बात करने के लिए, पर मैं ये लास्ट क्वेश्चन लूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी कि हम इसके बाद एक और एपिसोड बनाएं। तो अभी अपने जैसे पीछे बात की थी, तो डिलीवरी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस को हम किस तरीके से और इसको ले सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? देखिए, बात यह है कि एक मैसेज, जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे और मीडिया भी इंक्लूडिंग यू, अगर आप ये मैसेज दे सकें कि एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना पड़ेगा कि इंडियन कम्युनिटी को आप कैसे देखते हैं, हमारी कम्युनिटी को आप कैसे देखते हैं, हमारे यंग लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं वो कितने हार्ड वर्किंग और एस्पिरेशनल है, राइट। मैंने बहुत कम इंटरनेशनल स्टूडेंट देखे हैं, स्पेशली इंडियन, जो कोई ड्रग्स कर रहा हो, कोई 2 नंबर का काम कर, कुछ भी नहीं है। सब अगर वो रूल तोड़ते हैं, पता क्या रूल तोड़ते हैं कि 20 घंटे की लिमिट है, आपने 25 घंटे काम किया। हमारा मेहनत करना हमारे अगेंस्ट काम आ रहा है, हमारा हार्डवर्क हमारे अगेंस्ट काम आता है। बिल्कुल। तो क्या ये सोसाइटी चाहते हैं? ये ऐसी सोसाइटी चाहते होंगे? क्या आप ये सोसाइटी चाहते हैं जहां पे झूठ बोलना आपने कल्चर का पार्ट बना दिया कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये स्किल है, तो PR नहीं मिलता, PhD तो वापस भेज रहे हैं, IIT वालों को आप अलाउ नहीं कर रहे, IIM को अलाउ नहीं कर रहे, यहाँ पे आते हैं जो MBA कर रहे हैं उनको PR नहीं मिलता, राइट। अच्छी यूनिवर्सिटीज में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, उनके लिए पाथवेज नहीं है, बिल्कुल सही कहा। मैंने कितने बच्चे देखे हैं जो मास्टर्स करने के बाद वो सर्टिफिकेट 4 कर रहे हैं, सर्टिफिकेट 3 कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, जस्ट टू गेट द परमानेंट रेजिडेंसी हियर। क्यों? आपने जब वो आए तो एक डिफरेंट रूल था, वो 3 साल के लिए, 3 साल में आपने रूल ही 5 बार बदल देते हैं, राइट, पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है। तो वो डिसरिस्पेक्ट है ना। हाँ, बिल्कुल है। देखिए, आज मैं और आप बात कर रहे हैं कि दुनिया रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी पे चलती है। आज आपने मुझसे बोला कि हमारी कितने दिनों से बात चल रही कि आपको इंटरव्यू कर ले, तो हमने एक टाइम सेट किया, हम उस टाइम पे चलिए आधा घंटा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन हमने सेट किया, हमने एग्री किया, हम बात कर रहे। उसमें अगर मैंने कोई टर्म चेंज कर दी कि मैं तो यहाँ नहीं आऊंगा, मैं तो आपको क्रैनबर्न में जाके मिलूंगा, आप गुस्सा होगे कि नहीं होगे? वो डिसरिस्पेक्ट है कि नहीं है? आप यहाँ आए और मैं यहाँ पे नहीं मिलूं, वो डिसरिस्पेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। या तो मैं आपको 1 घंटे पहले बता दूंगी कोई रीजन हो गया कि मैं लेट हो रहा हूँ, आप मेरे को बता दीजिए जी, मैं आई कांट कम, मैं ये नहीं कर सकती, कुछ इशू हो गया, दैट्स डिफरेंट। आपके आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमारा तो रूल चेंज हो गया। और होता ये क्या हम ये नहीं कर रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ? बिल्कुल कर रहे हैं। तो एज एन ऑस्ट्रेलियन हमें ये मैसेज अपनी पार्टीज को देना चाहिए, एज कैंडिडेट्स, एज ए कम्युनिटी हमको देना चाहिए कि पैसे का इशू नहीं है, पैसे की धमकी मत दीजिए कि आप हमसे डबल लेंगे, ट्रिपल लेंगे, पैसे तो पहले ही बहुत ले रहे हो, और क्या, और ले लो भाई, जिसकी औकात होगी वो आ जाएगा, नहीं होगी नहीं आएगा। आप चीटिंग क्यों कर रहे हो? चीटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल। राइट, यहाँ पे जिस रूल पे बुलाया है उस रूल पे स्टिक रहिए। जो आज रूल है 4 साल वही रूल रहने दीजिए ना। बिल्कुल। मैं आज एक्स कोर्स करने आया हूँ, आपने मुझे बोला मुझे सिविल इंजीनियर की जरूरत है, मैं सिविल इंजीनियर करता हूँ, वो कोर्स लिस्ट में है, बिल्कुल, हम 2 साल के बाद आपने कोर्स निकाल दिया। आज आपकी एक रेगुलेशन है, आप ये अगर आज एक बच्चा जेन्युइनली बोल दे कि मैं ये डिग्री कर रहा हूँ क्योंकि मुझे PR लेनी है, आप उसको PR नहीं लेने दोगे, वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसको पहले ही झूठ बोलना पड़ता है कि मैं डिग्री तो ये कर रहा हूँ जो आपको चाहिए लिस्ट में, लेकिन मैं PR के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये क्या ऑनेस्ट है? बिल्कुल।
तो ये हमें सिखा रहे हैं झूठ कैसे बोलना चाहिए। बहुत गलत बात है। आई थिंक ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आई थिंक रिस्पेक्ट इज अ मस्ट, और ये हमारी कम्युनिटी को मिलके मांगना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए। हमें ये सब नहीं मांगना चाहिए कि हमें पार्किंग दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। मांगने मांगिए, तो आपका हक है, आप वोट पेयर है, आप रेट पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, हर एक रेट पेयर को हक है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि डिमांड हमें ह्यूमैनिटी की तरफ से होनी चाहिए। हमें, और ये नहीं कि मैं अपने लोगों की बात करूं, किसी के लिए भी एज ए नेशन हम तब तरक्की करेंगे जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ये जो बोला, हमने जो कमिट किया, हम लोगों से भी वो एक्सपेक्ट करें कि वो पूरा करें, हम भी वो डिलीवर करें। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। मैं आज आपसे झूठ बोलता हूँ, आप मुझसे ईमानदारी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। एक चीज कहना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता कि ये धीरे धीरे जो लोग परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं, वैसे तो ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स के हक में या उनके लिए करें, कल को हमारी कम्युनिटी ही ग्रो करेगी। लेकिन वो भी बाद में इंडिया वाला ही हालात हो जाते हैं कि वो भी वहां तक मंदिर और मस्जिदों तक ही रह जाते हैं, उनकी डिमांड्स वहीं तक रह जाती हैं। वो आगे कम्युनिटी को ग्रो करना या अपने बच्चों के लिए जो प्लेटफॉर्म्स तैयार करने थे, वो उन सब चीजों को भूल जाते हैं जैसे जैसे वो पीआर हो जाते हैं। आई थिंक भूलने तो तब है जब उनको पता हो। अच्छा, आप ये अज्यूम कर रहे हो कि उनको याद है, उनको पता है, हमने बुक पढ़ी है फिर मैं भूल गए। तो उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है। जब वो स्टूडेंट थे, क्या उन्होंने कभी डिमांड की थी स्टूडेंट के लिए? तो डिमांड की हो, भूल गए, डिफरेंट बात है। तो उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। तो वो जब से आए थे तब से वो काम कर रहे हैं, पीआर लिया, मेहनत किया, जिस तरह से जुगाड़ करके जो करना था किया, और वो आगे भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने पीछे किया था। और बस अपने बच्चों के लिए उनको भी इससे कोई नहीं, उनको ट्रस्ट है कि ये जो कर रहे होंगे वो सही कर रहे होंगे। तो वो जिस तरह से कर रहे हैं वो उस तरह से कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो भूले हैं। तो क्वेश्चन ये कि हमें याद करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो गुप्ता जी, क्योंकि अब ये एपिसोड लंबा हो गया है, हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर बात करेंगे इन और टॉपिक्स को, हम और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन जो पॉलिटिक्स है वो इंडियन पॉलिटिक्स से कैसे डिफरेंट है। तो मैं अपने दर्शकों से विदा लेना चाहूंगी और हमसे बात एक लाइन बोलूं? जी बिल्कुल, बोलिए। मैं आपको सिर्फ जितने भी वोटर हैं उनको प्लीज ये समझिए, आज आपके पास थर्ड फ्रंट है ऑस्ट्रेलिया में, जेन्युइनली। ओके। आज दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को टोटल मिला के 2/3 वोट पड़ती है, 1/3 थर्ड ब्लॉक को पड़ती है। अच्छा, तो ऑप्शंस हैं। ओके, राइट। आज हमारे वोट के पास वो ताकत है कि हम थर्ड पार्टी को जिता सकते हैं जी। हम लेबर को भी जिता सकते हैं, हम लिबरल को भी जिता सकते हैं, और थर्ड को भी जिता सकते हैं। तो जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना रिस्पेक्ट की, आपकी वोट बोलती है। बिल्कुल, क्या बात है। थैंक यू गौतम जी। ये बात जो है वो आप ही बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास पॉलिटिक्स का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। कोई आम एक नॉर्मल नया कहते हैं नया कैंडिडेट ये बात नहीं बोल सकता है। बिल्कुल सही बात कही है गौतम जी ने। और मैं जो लोग यहाँ पर इस बार वोट करने जा रहे हैं हमारे इंडियन कम्युनिटी से, मैं कहूंगी कि जो गौतम जी ने कहा है कि जो हमारी रिस्पेक्ट है वो म्यूचुअल होती है। अगर वो म्यूचुअल नहीं है तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर हम हमारी जो वोट है उसमें ताकत है, जैसा कि हमें सबको पता है। उसका सही इस्तेमाल करें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपके साथ। और P24 न्यूज मीडिया चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें P24 न्यूज मीडिया चैनल, योर वॉइस योर नेशन।